गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन। लास्ट वीडियो में हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेजिस्लेटिव ऑर्गन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ नोट अवेलेबल है जिसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रिसेंट केसेस के साथ आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया गया है। इस पीडीएफ में ना आपको प्री से लेकर मेंस तक का सारा मटेरियल मिल जाएगा और इसी तरीके से बाकी यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट मेंशन है इन सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है। इसके अलावा आईपीसी का एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें 7 वीडियोस आपको दिए जाएंगे जो टोटल 12 आवर्स के होंगे। तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है या फिर इनमें से कोई सा भी आपको पीडीएफ परचेज करना है या इनके बारे में जानकारी आपने लेनी है तो इसके लिए आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस ये है और मेरी टेलीग्राम आईडी ये है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे वीडियोस ना आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी को विजिट है तो उसको जरूर ज्वाइन करना। वहां पर हम काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनियन में पार्लियामेंट को कंसीडर किया जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी और राज्यों में राज्यों की विधायी पालिका स्टेट लेजिस्लेचर को कंसीडर किया जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 245 जिसका पहला क्लोज ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए जो पार्लियामेंट है वो पूरे इंडियन टेरिटरी के लिए लॉज बना सकती है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो संबंधित राज्यों के पूरे क्षेत्र के लिए लॉज बना सकती हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 245 में दूसरी बात ये कही गई है कि जो पार्लियामेंट है वो ऐसे लॉज भी बना सकती है जो इंडियन टेरिटरी के बाहर लागू होते हों, जो रखते हों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। बट वहीं जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो इस तरह के लॉज नहीं बना सकती हैं जो संबंधित राज्यों के क्षेत्र के बाहर लागू होते हों, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन रखते हों। लेकिन इस चीज का एक्सेप्शन है जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल एक्सेस, जो कि ये कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन वाले लॉज बना सकेगी, वो भी तब जब जो लॉ उसने बनाया है उस लॉ के सब्जेक्ट मैटर, उस लॉ के ऑब्जेक्ट में और कंसर्न स्टेट में कोई कनेक्शन हो, कोई नेक्सेस हो, एकदम रियल नेक्सेस हो। ऑलराइट। फिर इसके बाद आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल 3 तरह की लिस्ट हमारे सामने पेश करते हैं। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए होते हैं उन पर ना लॉज बनाने की पावर होती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। वही जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं सब्जेक्ट उन पर लॉज बनाने की पावर होती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पार्लियामेंट भी क्या करती है, स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बना देती है। जैसे कि पहला तब जब एज पर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को बाय द राज्यसभा ऑथराइज किया गया है और स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाना नेशनल इंटरेस्ट में है, तो ये चीज दे रखी है कहाँ, आर्टिकल 249 में। दूसरा तब जब आपातकाल की स्थिति है, तो ये चीज बता रखी कहाँ, आर्टिकल 250 में। फिर इसके बाद तीसरा तब जब जो कंसर्न स्टेट्स हैं उन्होंने ही पार्लियामेंट को कंसर्न दे दी है, ये चीज दे रखी है आर्टिकल 252 में। चौथा तब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जब वो ऐसा कर रही हो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए। ये चीज देखने को मिलेगी आपको आर्टिकल 253 में। तो जैसा कि जो डिवीजन ऑफ पावर है ये फेडरल फीचर को दिखाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बट ये जो एक्सेप्शन मैंने अभी डिस्कस किए ये फेडरल फीचर के खिलाफ माने जाते हैं। फिर इसके बाद कंकरेंट लिस्ट में जो दिए गए हैं सब्जेक्ट उन पर लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट को भी होती है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी होती है। बट उन सब्जेक्ट में ना लॉज बनाने के संबंध में पार्लियामेंट ओवरराइडिंग इफेक्ट रखती है। इसके अलावा इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं उनके ऊपर लॉज बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के पास, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट की रेजिडुअरी पावर, जो आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 248 में और यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 97 में।
अब अगर ऐसा हो जाए कि कोई सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में दिया गया है और लगभग उसके जैसा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में भी है और स्टेट लेजिस्लेचर ने उसके ऊपर बना दिया है लॉ, तो अब पार्लियामेंट बोलेगी कि इसने तो मेरे यूनियन लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट पर लॉज बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि इसने मेरे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर दिया है। तो अब ये देखने के लिए कि क्या सही में ये चीज हुई है, एक डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया जाता है जो कि होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, जिसके संबंध में एक केस आपने ध्यान रखना है जो कि है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा। तो जैसा कि आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल के माध्यम से इन दोनों के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसका डिवीजन कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारे सामने कुछ ऐसे विषय निकल कर आए हैं जिन पर लॉज बनाने की पावर होती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, और कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर लॉज बनाने की पावर होती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट जो मेंशन है यूनियन लिस्ट में, उन पर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज बना ही नहीं सकती है। ये चीज डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि कहने का मतलब ये है जिस भी संबंध में लॉज बनाने के लिए जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, उस संबंध में वो जैसे कि डायरेक्टली ही लॉ नहीं बना सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उस संबंध में इनडायरेक्टली भी लॉ नहीं बना सकती हैं, क्योंकि अगर वो इनडायरेक्टली लॉ बनाएंगी तो तब उनके द्वारा बनाया गया लॉ होगा क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये चीज कहलाती है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जिसके संबंध में आपने ध्यान रखना है केस कोमेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1952 का। तो अब यहाँ पर पार्लियामेंट के संबंध में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक दिए गए हैं, जिनमें से स्टार्टिंग में जो आर्टिकल 79 से लेकर 88 तक हैं ये बेसिकली पार्लियामेंट के बारे में जनरली प्रावधान करते हैं। और इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक दिए गए हैं, जिनमें स्टार्टिंग के आर्टिकल 168 से 177 तक स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जनरल चीजें बताते हैं। आर्टिकल 89 से लेकर 98 तक हमें पार्लियामेंट के ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। कुछ इधर की साइड आर्टिकल 178 से लेकर 187 तक हमें देखने को मिलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर। आर्टिकल 99 से लेकर 100 तक पार्लियामेंट के कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर आर्टिकल 188 से लेकर 189 तक में बात की गई है स्टेट लेजिस्लेचर के कंडक्ट ऑफ बिजनेस की। आर्टिकल 101 से लेकर 104 तक बात की गई है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन की, और स्टेट के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में दिए गए हैं आर्टिकल 190 से लेकर 193 तक के प्रोविजन। फिर इसके बाद 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दे रखी हैं और 194 में स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस दे रखी हैं। 106 में पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स वगैरह होते हैं उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस बता रखे हैं, और इधर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के सैलरीज एंड अलाउंसेस बता रखे हैं आर्टिकल 195 में। फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब बिल वगैरह के संबंध में प्रावधान दे रखे हैं आर्टिकल 107 से लेकर 111 में यूनियन के संबंध में, और इधर स्टेट के संबंध में इस तरह के प्रावधान देखने को मिलेंगे आर्टिकल 196 से लेकर 201 तक। फिर इसके बाद आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक यूनियन का फाइनेंशियल मैटर के संबंध में प्रोसीजर दे रखा है, और इधर स्टेट का इस संबंध में प्रोसीजर दे रखा है आर्टिकल 202 से लेकर 207 तक के प्रोविजंस में। जनरल प्रोसीजर दे रखा है यूनियन का आर्टिकल 118 से लेकर 122 तक, और इधर स्टेट का दे रखा है आर्टिकल 208 से लेकर 212 तक। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। वो चाहे तो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। इसके अलावा ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 13 मई 1952 में। तो जो पार्लियामेंट होती है उसमें आखिर कौन कौन होते हैं ये बताया गया है आर्टिकल 79 में। जो पार्लियामेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट होता है और पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस मतलब लोअर हाउस यानी कि लोकसभा एंड अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। तो यहाँ पर इन दोनों हाउसेस के साथ जो प्रेसिडेंट होता है उसको माना जाता है पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट। वही यहाँ पर आपका आर्टिकल 168 बताता है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जो गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट बनाता है। तो जो गवर्नर है उसके साथ साथ
ये जो 6 राज्य यहाँ पर मेंशन हैं, इन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या? स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, उन राज्यों में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किन किन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो टोटल 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। इनको माना जाता है कि इन राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमलर है, क्योंकि इन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप बैरिक देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होने का प्रावधान किया गया है, बट अभी तक मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी नहीं है। तो इसलिए हम इन 6 राज्यों को ही कंसीडर करते हैं कि बस इन 6 राज्यों में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, बट 2019 में जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके जरिए वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, उसको अबॉलिश करने की पावर होती है पार्लियामेंट के पास। कंसर्न स्टेट अगर रेजोल्यूशन पास करती है और उसको क्लियरेंस मिल जाता है पार्लियामेंट से, तो तब उस पर्टिकुलर स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अबॉलिश कर दी जाती है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? आर्टिकल 169 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश या क्रिएट करने का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 169 में ये चीज़ है कि जो पार्लियामेंट है वो अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट क्या कर सकती है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकती है या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकती है। तो रिसेंटली 2020 में जो आंध्र प्रदेश है, उसने आंध्र प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबॉलिश करने के लिए रेजोल्यूशन लाया था, बट पार्लियामेंट के द्वारा उस रेजोल्यूशन को कोई क्लियरेंस नहीं मिला। फिर इसके बाद 2021 में ये चीज़ होती है, वेस्ट बंगाल अनाउंस करता है कि वो क्रिएट करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 169 जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबॉलिशमेंट और क्रिएशन के बारे में बात करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हमारी जो राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है, और यही प्रावधान लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल को ना अंडर आर्टिकल 169 एबॉलिश किया जा सकता है। ये चीज़ राज्यसभा के संबंध में देखने को नहीं मिलती है। ऑलराइट, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो राज्यसभा है उसको कुछ एक्सक्लूसिव पावर है, जैसे कि आर्टिकल 249 के तहत जो राज्यसभा है वो 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बनाने के लिए, वो भी तब जब ऐसा करना नेशनल इंटरेस्ट में हो। इसके अलावा राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर ये भी है कि जो राज्यसभा है वो प्रेसिडेंट को ऑथोराइज कर सकती है सेंटर और स्टेट के लिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन हो उनको क्रिएट करने के लिए। इसी तरह से लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती है मनी बिल के ऊपर, कि जो मनी बिल है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होता है इंट्रोड्यूस, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। राज्यसभा ना उसको जब लोकसभा से वो जाता है राज्यसभा में, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक के लिए डिले कर सकती है, बस इतना ही कर सकती है। अगर वो कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह देती है मनी बिल जो आया है राज्यसभा में उसके बारे में, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर लोकसभा को पूरी छूट होती है कि वो उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट किए बिना ही मनी बिल को पास कर दे। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो बस ध्यान रखो, यहाँ पर आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का बताता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन है। आर्टिकल 168 बताता है स्टेट लेजिस्लेचर का कि स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं। गवर्नर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि सरोजनी नायडू हमारे इंडिया की पहली लेडी गवर्नर ऑफ द स्टेट थी, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये यूपी की गवर्नर बनी थी, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद इन दोनों के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपका आर्टिकल 80 जो है ये बताता है राज्यसभा का कंपोजिशन
काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इंग्लिश में मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट ही कहते हैं राज्यसभा को, बट हम हमेशा राज्यसभा ही बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर हो सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की वो है 245। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइटेरिया बता रखा है राज्यसभा के मेंबर का, जो कि हो सकते हैं 250 मेंबर्स, इनमें ना 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस की फील्ड से। ध्यान ही रखना है कि जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट यहाँ पर नॉमिनेट कर रहा है राज्यसभा के, ये चीज ना बोरो की गई है कहाँ से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ध्यान रखना, कौन कर रहा है नॉमिनेट 12 मेंबर्स को? प्रेसिडेंट कर रहा है। किस फील्ड से? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस की फील्ड से। तो राज्यसभा के 250 मेंबर में से 12 मेंबर तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है। अब जो बचे हैं 238 मेंबर्स, वो बेसिकली होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में ही स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यूनियन टेरिटरी के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो राज्यसभा में 238 रिप्रेजेंटेटिव में से आपके जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो भी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही क्या करते हैं, राज्यसभा में जो 238 रिप्रेजेंटेटिव में से स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करते हैं। किस मेथड से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। वहीं जो यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उस तरीके से चूज किए जाते हैं जैसा भी बाय लॉ पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो भी इन रिप्रेजेंटेटिव की सीटें होती हैं स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, वो एलोकेट की जाती हैं चौथे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और ना ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होती है उसका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में। यानी कि राज्यसभा में स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेस होता है उनकी पॉपुलेशन के रेशो पर। तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई हैं ये स्पेसिफिकली आपके डायरेक्टली प्री में आती हैं, तो इन लाइंस पर आपने ध्यान देना है। और लास्टली आपने राज्यसभा के बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राज्यसभा सबसे पहले 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और 1952 में ही हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि राज्यसभा भी 1952 में ही कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। फिर अब यहाँ पर अगर हम बात करें राज्य की विधान परिषद के बारे में, तो इसके संबंध में आर्टिकल 171 दे रखा है जो राज्य की विधान परिषद का कॉम्पोजिशन बताता है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, विधानसभा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उनका 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए विधान परिषद में, और 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। तो ये जितने भी टोटल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि विधान परिषद में होते हैं, उन टोटल मेंबर्स में से आपने ध्यान रखना है ये कि 1/6 मेंबर बाय द गवर्नर नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका राज्यसभा का कॉम्पोजिशन जो दे रखा है आर्टिकल 80 में, और इधर हो गया हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन जो दे रखा है आर्टिकल 171 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 171 पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप इसको ना ऐसे ध्यान रखो जैसे कि आर्टिकल 169 में क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एबोलिशन हो रहा है। तो इसके बाद ना आपने एक आर्टिकल स्किप मारना है जो कि बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉम्पोजिशन की, उसको स्किप करके आपने आ जाना है आर्टिकल 171 में। और वहीं इधर वाले पार्ट में ये चीज़ है, पहले बता दिया आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट में कौन कौन है, फिर उसके बाद आर्टिकल 80 में बताया है राज्यसभा का कॉम्पोजिशन। पहले राज्यसभा का कॉम्पोजिशन दे रखा है यहाँ, और इधर पहले हमें देखने को मिलता है विधानसभा का कॉम्पोजिशन।
फिर उसके बाद आर्टिकल 171 में विधान परिषद का कॉम्पोजिशन। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा एंड विधानसभा के कॉम्पोजिशन की, तो आर्टिकल 81, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का कॉम्पोजिशन एंड आर्टिकल 81 में लोकसभा का कॉम्पोजिशन। तो जो लोकसभा होती है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये कंसिस्ट करती है टोटल 550 मेंबर्स, मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में, और प्रेजेंटली अभी 543 मेंबर हैं लोकसभा में। तो ये जो 550 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में, इनमें से 530 मेंबर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और जो 20 मेंबर हैं उनको यूनियन टेरिटरी से चूज किया जाता है उस मैनर में जैसा कि पार्लियामेंट ने बाय लॉ प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ध्यान ये रखना है कि 530 आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू स्टेट से, और 20 मेंबर्स आते हैं कहाँ से, यूनियन टेरिटरीज से। तो इस तरह से टोटल 550 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। इसके अलावा ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट 2 मेंबर को लोकसभा में और गवर्नर 1 मेंबर को विधानसभा में नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। बट अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो कोटा है ना लोकसभा में एंड विधानसभा में, वो बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विधानसभा के कॉम्पोजिशन की, तो विधानसभा में देखो कम से कम 60 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर, और ये मेंबर स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन उसके थ्रू आते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर हो सकते हैं और कम से कम 60 मेंबर हो सकते हैं। बट कुछ स्टेट हैं जहाँ पर 60 से कम मेंबर हैं, क्योंकि कुछ स्टेट स्मॉलर स्टेट हैं, जैसे कि गोवा जो है वहाँ पर 40 मेंबर हैं विधानसभा में, मिजोरम में भी 40 मेंबर हैं, सिक्किम में 32 मेंबर हैं। तो यहाँ पर 60 से कम मेंबर हैं। तो ये स्टेट एक्सेप्शन है इस रूल का कि कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए विधानसभा में, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको बताइए 500। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो यूपी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर हैं विधानसभा में, 403 मेंबर्स। तो जो भी आपके लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के मेंबर को चूज करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन आधारित होते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज पर, यानी कि वो आधारित होते हैं वयस्क मताधिकार पर, जिसका मतलब है कि यहाँ पर हमें इलेक्शन में वोट करने का राइट मिलता है तब जब हम 18 साल के हो जाते हैं। तो 18 साल के होने के बाद हम एक एलिजिबल वोटर हो जाते हैं एज पर आर्टिकल 326, और हमें मिलता है राइट टू वोट, जिसको पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के केस में कहा गया कि राइट टू वोट जो हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब यहाँ पर हम लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि लोकसभा में 84 सीट रिजर्व हैं एससीज के लिए और 47 सीट रिजर्व हैं एसटीज के लिए, और ये चीज आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 330 में। ध्यान ये रखना है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन 3 राज्यों में एसटी के लिए 5-5-5 सीट रिजर्व हैं लोकसभा में, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट मानी जाती हैं एसटीज का लोकसभा में। इसके अलावा ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि लोकसभा में जो सीटें हैं टोटल 550, उनमें से 80 सीट उत्तर प्रदेश के पास हैं, 48 महाराष्ट्र के पास हैं, 42 वेस्ट बंगाल के पास है, बिहार के पास 40 सीट है और तमिलनाडु के पास 39 सीट है। तो ये टॉप 5 स्टेट आपने ध्यान रखने हैं। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट का आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टेट की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के जुडिशरी का आप एग्जाम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की भी आपको सीट पता होनी चाहिए लोकसभा में कितनी है। इसके अलावा आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लोकसभा होती है उसमें एक अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, जो बेसिकली उस पर्टिकुलर अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है जिसके पास
जो लोकसभा की टोटल सीटें हैं ना, उन सीटों का कम से कम 10% सीट होती हैं। तो सबसे पहले अपोजिशन लीडर के पोस्ट को क्रिएट किया गया था 1969 में, बट वो ना डी फैक्टो अपोजिशन लीडर माना जाता था, क्योंकि तब कोई लॉ वगैरह बना के इस तरह से क्रिएट नहीं किया गया था। बाद में आता है एक एक्ट 1977 में, जिसके द्वारा फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाता है अपोजिशन पार्टी के लीडर को कि वो लोकसभा में होगा, मतलब लोकसभा में एक अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा। ऑलराइट, तो अभी ना फिलहाल स्थिति ये है कि 2014 में जो ये लोकसभा बनी, 17वीं लोकसभा, तब से अपोजिशन के जो लीडर की पोस्ट है वो खाली है, क्योंकि ये क्राइटेरिया कोई भी पार्टी फुलफिल नहीं कर पा रही है। मतलब किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास कम से कम 10% सीट नहीं है लोकसभा में। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पहली बार लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वो अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे और फरवरी 1952 में ख़त्म हुए थे। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछी जाती है। अब आगे आता है आर्टिकल 82, जो बेसिकली आपने पूरा ध्यान नहीं रखना है, इसका हेडिंग आपने ध्यान रखना है, और बस इतना आपने ध्यान रखना है कि जो एलोकेशन किया गया है ना सीट का लोकसभा में स्टेट्स का, वो उस जनगणना के आधार पर किया गया है जो हुई थी 1971 में। तो अगर आपसे पूछ लें कि 84th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो लोकसभा में जो एग्जिस्टिंग सीट हैं उनके टोटल नंबर को किस जनगणना के आधार पर फिक्स किया था, तो वो किया था फिक्स 1971 में हुई जनगणना के आधार पर। अब यहाँ पर आर्टिकल 83 में बता रखा है पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं इनका ड्यूरेशन, और इधर बता रखा है स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस का ड्यूरेशन आर्टिकल 172 में। तो यहाँ पर राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों का जो ड्यूरेशन है वो लगभग सेम ही है। ध्यान ये रखना है कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल इनका कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं। ये होती हैं परमानेंट नेचर की, परमानेंट हाउस मानी जाती हैं दोनों। तो आखिर यहाँ पर ड्यूरेशन किसका होता है? ड्यूरेशन होता है इनमें जो मेंबर्स हैं उनका। तो क्या ड्यूरेशन होता है? ड्यूरेशन होता है ये कि 1/3 मेंबर जो होते हैं इनके वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और इस हिसाब से जो भी मेंबर होता है इसमें या फिर इसमें, वो इन हाउसेज में ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक मेंबर बना रहता है। तो ये तो हो गया राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का ड्यूरेशन, जो असल में उनका ड्यूरेशन नहीं है, ड्यूरेशन है किसका? उसके मेंबर का, क्योंकि जो राज्यसभा है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, कभी भी किसी के भी द्वारा डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं और यही चीज़ पूछते हैं। ध्यान रखना है ये कि ये दोनों परमानेंट हाउस है, इनको कोई भी किसी भी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर सकता है। वहीं जो लोकसभा होती है और इधर की साइड अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, अपनी फर्स्ट मीटिंग से इनका टेन्यूर होता है 5 इयर्स का, बट शर्त यह है कि इससे पहले ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट एंड इधर की साइड लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द गवर्नर डिसॉल्व ना की गई हो। अगर इस टेन्यूर से पहले डिसॉल्व कर दी जाती है तब तो इतना नहीं रहेगा ना टेन्यूर। तो बेसिकली इनका जो टेन्यूर है वो होता है 5 इयर्स का। अगली चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इनका जो टेन्यूर है ड्यूरिंग इमरजेंसी एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बट जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके बाद इनका जो टेन्यूर है वो 6 महीने से ज़्यादा तक एक्सटेंड नहीं होगा, 6 महीने तक ही रहेगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि जो लोकसभा होती है अगर वो डिसॉल्व हो गई है तो उसका जो स्पीकर है वो ना तब तक स्पीकर बना रहेगा जब तक कि डिसोल्यूशन के बाद जो अगली लोकसभा बनी है उसकी फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती है। तो ये अक्सर एग्जाम में चीज़ पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपने इन सभी हाउसेज में से आपने बात ये याद रखनी है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो
हालांकि डिसॉल्व नहीं की जा सकती है, बट उसको अंडर आर्टिकल 169 एबॉलिश किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पार्लियामेंट के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन की एंड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन दे रखी है आर्टिकल 84 में, और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन बता रखी है आर्टिकल 173 में। तो बेसिकली यहाँ पर कॉमन क्वालिफिकेशन है इन दोनों के लिए कि जो मेंबर है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो पोजेस करना चाहिए वो क्वालिफिकेशंस जो कि टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने डिटरमिन की है। अगली चीज़ ये कि जो भी मेंबर है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वो कोई भी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या तो यूनियन में या फिर स्टेट में कहीं पर भी होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो मेंबर बनने के लिए एज वाला क्राइटेरिया है वो क्या है। देखो, राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों में से किसी का भी अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी एज कम से कम 30 साल तो होनी चाहिए। वहीं अगर आपने मेंबर बनना है लोकसभा का या फिर राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ का, तो तब आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। तो ये एज बहुत पूछी जाती है। तो क्वालिफिकेशन मतलब दोनों जगह सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनकी कम से कम 30 साल एज होनी चाहिए। वहीं जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनके लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम 25 साल तो उनकी एज होनी चाहिए। ऑलराइट, अब अगर सवाल आता है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस के अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर चार्जेस लगे हैं तो क्या वो कॉम्पिटेंट होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इसका आंसर है हाँ। ये कही गई थी बात पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में, और फिर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के केस में ये बात कही गई थी कि शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी उसकी पर्सनल एसेट वगैरह है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया हो। इसके बाद लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में भी कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे ताकि जो डिस्क्लोजर फॉर्म बाय द कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर के साथ फाइल किया जाता है उसमें मतलब वो ये भी इंफॉर्मेशन लिखे कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी पत्नी या पति वगैरह, डिपेंडेंट्स वगैरह जो भी हैं कौन है। इसके अलावा और भी कई बातें उस डिस्क्लोजर फॉर्म में इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए थे इस केस में। फिर इसके बाद एक केस आता है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा 2020। इस केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो उनकी वेबसाइट पे उनके लोकसभा में और असेंबली में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पेंडिंग क्रिमिनल केसेस की डिटेल अपलोड करे, और साथ ही ये रीज़न भी बताए कि क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होने के बावजूद भी ऐसे कैंडिडेट्स को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है एक केस आया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का। इस केस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 को प्रोस्पेक्टिवली स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। इस सेक्शन के तहत एमपी एमएलए वगैरह जो हैं जो किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं उनको ये हिदायत दी गई थी, ये सहूलियत दी गई थी कि वो उसके बावजूद भी एज अ मेंबर कंटिन्यू रह सकते हैं और अपने ड्यूटीज़ वगैरह जो भी फंक्शंस वगैरह हैं एज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस परफॉर्म कर सकते हैं। वो भी तब अगर वो कन्विक्शन का ऑर्डर आने के बाद 3 मंथ के अंदर उस कन्विक्शन की अपील या रिविजन कर दिए हों। तो यहाँ पर इस सेक्शन के इस सबसेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जब स्ट्रक डाउन किया गया उसके बाद से मतलब जो भी अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो अप्लाई होगा। यानी कि इस केस में ये कहा गया कि जो एमपीज एमएलए हैं जब कन्विक्शन होता है उन्हें उस दिन से उनकी सीट अगर वो एमपी हैं या एमएलए हैं वहाँ से हो जाएगी क्या, खाली। इसके अलावा एक केस आपने ध्यान रखना है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। इस केस में कहा गया था कि जो एमपी और एमएलए हैं उनको कोर्ट में प्रैक्टिस करने से बार नहीं किया जा सकता है।
अब यहाँ पर आपका यूनियन वाले पार्ट में आर्टिकल 85 से लेकर 88 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं और इधर स्टेट वाले पार्ट में आर्टिकल 174 से लेकर 177 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, इसलिए हम दोबारा से इनको रिपीट नहीं करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि जो पार्लियामेंट के सेशन हैं उनको प्रोरोग करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, बट पार्लियामेंट के सेशन को जो प्रेसिडेंट है वो एडजर्न नहीं कर सकता। एडजर्न कौन कर सकता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। वहीं इस तरफ जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती हैं उनके सेशन को प्रोरोग करने की पावर होती है गवर्नर के पास, बट वो उन सेशन को एडजर्न नहीं कर सकता। एडजर्न कर सकता है कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर। इसके अलावा जो आपका प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आर्टिकल 85 के तहत पावर रखता है लोकसभा को डिसॉल्व करने की। हालांकि राज्यसभा को वो तो क्या कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो होती है परमानेंट हाउस। और इसी तरह से जो गवर्नर होता है उसको यहाँ पर आर्टिकल 174 में पावर मिलती है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट में उनको डिसॉल्व कर सकता है। हालांकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है तो उसको गवर्नर तो क्या कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है, बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको एबॉलिश किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 88 के बाद पहले आपको राज्यसभा के ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद बात की गई है लोकसभा के ऑफिशियल्स की। बट वहीं जो स्टेट वाला पार्ट दिया गया है इसमें ना आर्टिकल 177 के बाद आर्टिकल 178 से लेकर 181 तक सबसे पहले आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिशियल्स के बारे में प्रावधान दिखेंगे, फिर उनके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑफिशियल्स के संबंध में प्रोविजन दे रखे हैं जो शुरू होते हैं आर्टिकल 182 से। तो यहां पर हम राज्यसभा के ऑफिशियल के साथ विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑफिशियल्स डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से लोकसभा के ऑफिशियल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिशियल्स। तो ये जितने भी हाउसेस के ऑफिशियल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन को छोड़ दो, इसके अलावा राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये इनके ऑफिशियल्स होने के साथ साथ इनके मेंबर्स भी होते हैं, इन हाउसेस के ये मेंबर्स भी होते हैं। बट जो राज्यसभा का होता है चेयरमैन, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो आर्टिकल 89 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये होता है राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है इसको इलेक्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में आर्टिकल 66 में प्रावधान किया गया है। तो एक बार आप आर्टिकल 66 देख लेना। फिर इसके बाद राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के उनमें से ही किसी एक को राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन के रूप में इलेक्ट करती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की, तो इनके बारे में आर्टिकल 182 में ये कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, जो राज्यों में विधान परिषद होती हैं, उनके मेंबर्स के द्वारा ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं उनमें से ही किसी भी एक मेंबर को चेयरमैन और किसी भी एक मेंबर को डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल 90 में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और आर्टिकल 183 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की, तो जैसे कि जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होता है ये राज्यसभा का मेंबर होता है, तो अगर ये राज्यसभा का मेंबर ना रहे तो इसका जो पद है डिप्टी चेयरमैन वाला वो ऑब्वियस सी बात है खाली हो जाएगा। इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, वो राइटिंग में किसी भी टाइम क्या कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को दे सकता है, राज्यसभा के चेयरमैन को दे सकता है। इसके अलावा राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास करके उसके ऑफिस से रिमूव कर सकती है, बट शर्त यह है कि जो रिजोल्यूशन मूव वो करना चाह रही है उसको करने से पहले 14 दिन का उसने नोटिस दे दिया हो। वहीं अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की, तो ये बेसिकली जैसे कि मेंबर होते हैं, तो जिस दिन ये मेंबर नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के,
इनका पद अपने आप ही खाली हो जाएगा चेयरमैन के रूप में या डिप्टी चेयरमैन के रूप में। इसके अलावा टाइम टू टाइम ये अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। जो चेयरमैन है वो डिप्टी चेयरमैन को दे सकता है रेजिग्नेशन राइटिंग में, और जो डिप्टी चेयरमैन है वो दे सकता है किसको, चेयरमैन को राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन। और इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कर सकती है राज्यसभा की तरह ही मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास करके चेयरमैन को या फिर डिप्टी चेयरमैन को उनके पद से रिमूव कर सकती है। बट शर्त यह है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इस तरह का रिजोल्यूशन मूव करना चाह रही है जिसके तहत वो चाहती है चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन को उसके पद से रिमूव करना, तो इस चीज़ के बारे में कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, 14 डेज का नोटिस। अब यहाँ पर आर्टिकल 91 बताता है कि अगर राज्यसभा का चेयरमैन नहीं है तो तब उसके जगह कौन राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बोल रखी है ये कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन का जो पद है वो खाली है, खाली कई वजहों से हो सकता है कि लाइक जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो मर गया है या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया है अपना राइटिंग में। तो इस तरह से अगर चेयरमैन का जो पद है ना राज्यसभा के वो खाली हो गया है, या फिर इसकी जगह दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो होता है हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, और जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में होती है कैजुअल वैकेंसी तो तब जो वीपी है उसको एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करना पड़ता है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर वीपी प्रेसिडेंट के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है प्रेसिडेंट के ऑफिस में हुई कैजुअल वैकेंसी के केस में, तो अब जैसे कि वीपी होता है चेयरमैन राज्यसभा का, तो यहाँ पर राज्यसभा में चेयरमैन के फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा, चेयरमैन की ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा। तो इन दोनों ही दशाओं में, पहली तो तब जब वैकेंसी होती है राज्यसभा के चेयरमैन के पद पर, दूसरी तब जब राज्यसभा का जो चेयरमैन है जो कि वीपी होता है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, तो तब इन दोनों ही दशाओं में अब यहाँ पर जो डिप्टी चेयरमैन है वो करेगा राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज को परफॉर्म। अगर डिप्टी चेयरमैन का भी पद खाली है तो तब राज्यसभा का कोई भी मेंबर जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ आर्टिकल 91 में ये कह रखी है कि अगर राज्यसभा की कोई बैठक वगैरह हुई है और उस बैठक के दौरान जो चेयरमैन है वो अगर एब्सेंट रहता है तो अब चेयरमैन की तरह कौन एक्ट करेगा उस बैठक में, तो उस बैठक में चेयरमैन की तरह डिप्टी चेयरमैन एक्ट करेगा। लेकिन अगर जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी एब्सेंट है तो तब वो पर्सन एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा जिसको बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर राज्यसभा ने डिटरमिन किया हो। अगर वो पर्सन भी नहीं है तो तब कोई और पर्सन जिसको भी काउंसिल ने बोला है, राज्यसभा ने डिटरमिन किया है कि ये कर लेगा एज अ चेयरमैन एक्ट। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका राज्यसभा के चेयरमैन की जो वैकेंसी होती है तो तब कौन एक्ट करता है उस चीज के बारे में आर्टिकल 91 में। अब यहाँ पर आर्टिकल 184 में बता रखा है विधान परिषद में अगर जो विधान परिषद का चेयरमैन है उसके पद में होती है वैकेंसी, उसका पद खाली होता है, तो तब विधान परिषद के चेयरमैन की ड्यूटीज को कौन करेगा परफॉर्म, तो तब परफॉर्म करेगा डिप्टी चेयरमैन। और अगर डिप्टी चेयरमैन का जो पद है वो भी खाली है तो तब विधान परिषद का कोई ऐसा मेंबर जिसको इस चीज के लिए गवर्नर ने अपॉइंट किया हो। इसके अलावा अगली चीज वही है कि अगर विधान परिषद की कोई बैठक वगैरह हुई है और उसमें जो चेयरमैन है विधान परिषद का वो एब्सेंट है तो वहां पर डिप्टी चेयरमैन को एज अ चेयरमैन एक्ट करना होगा। अगर डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो तब विधान परिषद ने बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिस भी पर्सन को एज अ चेयरमैन एक्ट करने के लिए डिटरमिन किया है वो करेगा एक्ट। लेकिन अगर वो व्यक्ति भी एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई और पर्सन एक्ट करेगा चेयरमैन की तरह जिसको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने डिटरमिन किया है कि ये कर लेगा एक्ट एज अ चेयरमैन इस पर्टिकुलर सिटिंग में। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 92। इसमें मतलब ये चीज कही गई है कि जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका टेन्यूर होता है 5 ईयर का, और इसके टेन्यूर के एंड होने से पहले वीपी को ना 2 तरीकों से उसके पद से हटाया जा सकता है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि वीपी ने खुद ही क्या कर दिया है, राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट को। दूसरा तरीका है राज्यसभा के द्वारा पास किया गया रिजोल्यूशन।
यानी कि जो राज्यसभा है वो वीपी को उसके ऑफिस से रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन ला सकती है। तो अगर ये चीज की गई है, वीपी को हटाने के लिए उसके पद से राज्यसभा ने रेजोल्यूशन लाया है, तो वीपी तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो जब वीपी को हटाने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया है, जिस बैठक में इस रेजोल्यूशन को कंसीडर किया जा रहा है, उस बैठक में जो वीपी है, जो चेयरमैन है, वो मौजूद तो रहेगा, वो प्रेजेंट तो रहेगा, उसको राइट टू स्पीक होगा, पार्टिसिपेट करने का राइट होगा, बट वो जो भी मतलब प्रोसीडिंग चलेगी उसमें वोट नहीं कर सकता है और ना ही उस बैठक को वो प्रिसाइड कर सकता है। प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड करेगा उस बैठक को वो जिसके बारे में आर्टिकल 91 के क्लोज 2 में बताया गया है, जो भी हमने डिस्कस किया था। दूसरी बात, आर्टिकल 92 में ये कही गई है कि जो डिप्टी चेयरमैन है, अगर उसको उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा ने रेजोल्यूशन लाया है और किसी बैठक में उसको कंसीडर किया जा रहा है उस रेजोल्यूशन को, तो उस बैठक में डिप्टी चेयरमैन जो है वो मौजूद रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, बट उस बैठक को वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है। ऑलराइट। और इस भी दशा में प्रिसाइड कौन करेगा? जैसे कि चेयरमैन उपस्थित नहीं है तो तब तो डिप्टी चेयरमैन को करना पड़ता है ना प्रिसाइड, बट डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया है, तो अब कौन करेगा? तो अब वो करेगा जो हमने यहाँ पर ये 2 पॉइंट डिस्कस किए थे ना, ये वाले, इनमें से जो भी अवेलेबल है। ऑलराइट। अगर ये अवेलेबल है तो ये, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये। ऑलराइट। और इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में भी लगभग सिमिलर ही प्रोविजन है। एक बार इसको आप रीड करना, आर्टिकल 185 को, आपको क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा अंतर इन दोनों आर्टिकल के क्लोज 2 में है, वो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों के ऑफिशियल मतलब स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, दोनों के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 93 में लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है ये कि लोकसभा में एक स्पीकर एंड एक डिप्टी स्पीकर होगा, जो कि लोकसभा के मेंबर्स में से ही लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा। तो जो स्पीकर होता है ना लोकसभा का, ये होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का। आर्टिकल 178 ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर होगा और एक डेप्यूटी स्पीकर होगा, और ये दोनों ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किए जाएंगे। ऑलराइट। अब यहाँ पर आर्टिकल 94 एंड आर्टिकल 179 लगभग सेम ही बात करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 94 लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में जो भी बात यहाँ पर लिखी है वो करता है, और आर्टिकल 179 लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है, वो जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो बात आखिर है क्या? बात यह है कि जो लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है वो ना लोकसभा का मेंबर भी होता है। तो अगर वो मेंबर ना रहे लोकसभा का तो उसका पद लोकसभा में एज अ स्पीकर या फिर एज अ डिप्टी स्पीकर हो जाएगा खाली। वही चीज यहाँ पर है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है या फिर डिप्टी स्पीकर होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी होता है। तो अगर वो मेंबर ना रहे लेजिस्लेटिव असेंबली का तो तब उसका एज ए स्पीकर या फिर एज ए डिप्टी स्पीकर पद लेजिस्लेटिव असेंबली में हो जाएगा खाली। दूसरी चीज ये है कि जो स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है किसको? डिप्टी स्पीकर को। और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है किसको? स्पीकर को। और जो रेजिग्नेशन लेटर दिया जाता है वो होता है राइटिंग में। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, दोनों में मतलब सेम यही चीज है। तीसरी बात ये है कि जो स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर होता है उसको रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से लोकसभा के द्वारा मेजॉरिटी से पास किए गए रेजोल्यूशन के द्वारा, और इस रेजोल्यूशन का कंडीशन प्रेसिडेंट है 14 डेज का नोटिस। ऑलराइट। वहीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको भी इस तरह से रिमूव किया जा सकता है, बट यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो पास करती है कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर लोकसभा पास कर रही थी, और कंडीशन प्रेसिडेंट वही है 14 डेज का नोटिस। तो ये आपके दोनों आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 94 एंड आर्टिकल 179। फिर इसके बाद आर्टिकल 95 में ये बता रखा है कि अगर स्पीकर नहीं होता है लोकसभा में तो तब स्पीकर की ड्यूटी को कौन परफॉर्म करेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर सिटिंग में स्पीकर एब्सेंट होता है तो तब उस सिटिंग में एज ए स्पीकर कौन एक्ट करेगा।
तो ये बताता है आर्टिकल 95। तो सिंपल सी चीज सबसे पहले ये कहता है कि अगर स्पीकर का पद खाली है तो स्पीकर की जो भी ड्यूटीज वगैरह होती हैं वो परफॉर्म करेगा डिप्टी स्पीकर। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर का भी पद खाली है तो तब लोकसभा का वो मेंबर जिसको इस चीज के लिए प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो। ऑलराइट, वहीं दूसरी तरफ ये चीज है कि अगर किसी लोकसभा की सिटिंग में स्पीकर एब्सेंट रहता है तो तब स्पीकर की तरह उस सिटिंग में, उस बैठक में कौन एक्ट करेगा? तो तब डिप्टी स्पीकर। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो वो पर्सन जिसको बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा ने इस चीज के लिए डिटरमिन किया हुआ है कि अगर ये नहीं होता है तो ये करेगा एक्ट। लेकिन अगर वो पर्सन भी मौजूद नहीं है तो कोई भी अदर पर्सन जिसको लोकसभा ने डिटरमिन किया हो कि इस सिटिंग में ये एक्ट कर लेगा स्पीकर की तरह। ऑलराइट, और इसी के सिमिलर आर्टिकल 180 है जिसमें बात की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की, कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का जो पद है वो खाली रहता है तो उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करता है कौन? डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर का भी पद खाली है तो तब स्पीकर की ड्यूटीज को परफॉर्म करता है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मेंबर जिसको इस चीज के लिए गवर्नर ने अपॉइंट किया हो। फिर दूसरी चीज वही कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी बैठक में जो स्पीकर है वो एब्सेंट रहता है तो अब उस बैठक में स्पीकर की तरह कौन एक्ट करेगा? तो तब स्पीकर की तरह एक्ट करेगा डिप्टी स्पीकर। और अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो तब वो पर्सन जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ कोड होता है एक, उसके तहत डिटरमिन किया गया हो। और अगर वो भी नहीं है तो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो पर्सन डिटरमिन किया है कि वो करेगा एक्ट स्पीकर की तरह, तब वो व्यक्ति एक्ट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली की उस सिटिंग में स्पीकर की तरह। तो ये दोनों हो गए आपके आर्टिकल 95 एंड आर्टिकल 180, जो आर्टिकल 91 एंड आर्टिकल 184 के लगभग सिमिलर ही थे। अब यहाँ पर आर्टिकल 96 ये कहता है कि जो स्पीकर होता है ना लोकसभा का, उसको अगर उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा में लाया गया है रिजोल्यूशन, तो जिस भी सिटिंग में लोकसभा के उस रिजोल्यूशन को कंसीडर किया जा रहा है उस सिटिंग में स्पीकर हालांकि मौजूद रहेगा, उसको बोलने का राइट होगा, बट यहां पर ना वो प्रिसाइड नहीं करेगा उस सिटिंग को। प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड करेगा वो जो आर्टिकल 95 के क्लोज 2 में हमने डिस्कस किया था। ऑलराइट, यही चीज डिप्टी स्पीकर के बारे में यहाँ पर आर्टिकल 96 में दे रखी है। और जो चीजें यहाँ पर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में दे रखी हैं लोकसभा के आर्टिकल 96 में, वही चीजें यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली के दे रखी हैं आर्टिकल 181 में। तो इसको भी ऊपर से रीड कर लेना, इतना कुछ उन दोनों प्रोविजन में अलग नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले डिप्टी स्पीकर के बारे में ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी हमारे लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है। डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली है। लास्ट टाइम 2019 में एम थम्बीदुराई डिप्टी स्पीकर रहे, उनके बाद अभी तक डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो लोकसभा में खाली है। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर, और ये पहले ऐसे लोकसभा के स्पीकर थे जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में मूव किया गया था, बट बाद में उसको ना रिफ्यूज कर दिया गया था। नेक्स्टली, पहली लोकसभा की महिला स्पीकर अगर आपसे पूछा जाए तो वो थी मीरा कुमार। पहले ट्राइबल स्पीकर लोकसभा के पूछे जाए तो वो थे पीए संगमा। बेसिकली जो स्पीकर होता है ना लोकसभा का, लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी वो एज अ स्पीकर ऑफिस को होल्ड करके रखता है। कब तक? इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा। जो अगली लोकसभा बनेगी उसकी फर्स्ट मीटिंग के होने से जस्ट पहले तक स्पीकर एज ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपने पद को होल्ड करके रखता है। स्पीकर जो होता है ये अपने ऑफिस की कोई शपथ वगैरह नहीं लेता है। अंडर आर्टिकल 99 एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा वो शपथ लेता है, बट अलग से स्पीकर की वो शपथ नहीं लेता है। तो जैसे कि जो लोकसभा फॉर्म होती है तो उस टाइम पर स्पीकर नहीं होता है लोकसभा का इलेक्ट किया गया। जो प्रेसिडेंट होता है वो डेट सेलेक्ट करता है कि कब स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा। ऑलराइट, तो फिर तब तक लोकसभा के स्पीकर के रूप में कौन काम करेगा?
तो इस चीज़ के लिए आता है हमारे पास प्रोटेम स्पीकर, जो कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। तो इसको बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है, और प्रोटेम स्पीकर को जो भी ओथ वगैरह शपथ वगैरह दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर के अलावा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो कि कहलाती है यील्डिंग द फ्लोर, यानी कि जो स्पीकर होता है ना लोकसभा का, उसके पास ये राइट होता है कि हाउस के जैसे कि जो मेंबर हैं उनको वो ये बोल सके कि चुप करो, दूसरे को भी मौका दे दो बोलने का। तो मतलब ये जो राइट होता है ना स्पीकर का, इस चीज़ को हम यील्डिंग द फ्लोर के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ फैक्ट आपने लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 97 में सैलरीज एंड अलाउंसेस बता रखे हैं राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के और लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के। तो बेसिकली इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस होती है वो जो कि बाय द पार्लियामेंट फिक्स की गई हो। अगर पार्लियामेंट ने फिक्स नहीं किया है, इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं लाया है, तो सेकंड शेड्यूल में जो बता रखी है उसके अकॉर्डिंग होगी। 186 जो आर्टिकल है आपका, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की सैलरीज एंड अलाउंसेस बता रखी हैं, जो बेसिकली उस अकॉर्डिंग होती हैं जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ वगैरह पास करके उपबंधित किया हुआ हो। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने इस संबंध में कोई लॉ या प्रोविजन वगैरह नहीं लाया है, तो तब सेकंड शेड्यूल में जो बता रखी है सैलरी एंड अलाउंसेस, उस अकॉर्डिंग इनको सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 97 में तो आपका जो यूनियन के ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 186 में स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिशियल्स की सैलरीज एंड अलाउंसेस बताए गए हैं। बट जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में है आर्टिकल 106, और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में है आर्टिकल 195। ऑलराइट, आर्टिकल 98 पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 187 स्टेट लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरिएट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 98 में मतलब सिंपल सी चीज ये है कि जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, इनका ना अपना खुद का सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ हो सकता है जो कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालेगा, जो अंदर के काम करेगा इनके। और सेक्रेटेरियल स्टाफ में किस व्यक्ति को ज्वाइन किया जाएगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगी, ज्वाइनिंग के लिए सर्विस की क्या कंडीशंस होंगी, इस चीज के संबंध में इस चीज को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाने की अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास। तो जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा का अपना खुद का सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इन दोनों हाउसेस के लिए जो कॉमन हो इस तरह की पोस्ट पार्लियामेंट क्रिएट नहीं कर सकती। इस चीज का मतलब ये नहीं होगा, बल्कि कर सकती है क्रिएट पार्लियामेंट। ऑलराइट, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो सेक्रेटेरिएट होता है लोकसभा का, वो लोकसभा के स्पीकर के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, डायरेक्ट सुपरविजन में आता है। ऑलराइट, वही जो आर्टिकल 187 है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगी उनके दोनों हाउसेस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों का अपना अपना सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। और उस सेक्रेटेरियल स्टाफ के लिए जो भी मतलब रिक्रूटमेंट होगी, कौन पर्सन उस सेक्रेटरियल स्टाफ को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होगा, क्या कंडीशन होगी, इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाने की अथॉरिटी होगी स्टेट लेजिस्लेचर के पास यहाँ पर। तो जैसा कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपने खुद के सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इन दोनों हाउसेस के लिए जो कॉमन हो पोस्ट, ऐसी पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकती है, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर ऐसी पोस्ट क्रिएट कर सकती है जो इन दोनों हाउसेस के लिए कॉमन हो। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स को शपथ कौन एडमिनिस्टर कराता है, तो इसका आंसर आर्टिकल 99 में दे रखा है ये कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स को शपथ दिलाता है। और या फिर प्रेसिडेंट के अलावा अगर इस चीज के लिए किसी और को
प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर रखा है तो वो दिलाएगा इन्हें शपथ। वहीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्टर कराता है गवर्नर, या फिर इस चीज के लिए गवर्नर ने जिस पर्सन को अपॉइंट कर रखा है वो पर्सन। तो ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को जो शपथ दिलाई जाती है उसका फॉर्मेट दे रखा है 3rd शेड्यूल में, उस अकॉर्डिंग ही उनको शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ पर आर्टिकल 100 क्या कहता है? आर्टिकल 100 में ना सबसे पहली चीज ये कही गई है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों का कोई ज्वाइंट सेशन हो रहा है, वहां पर सवाल उठ रहे हैं, या फिर राज्यसभा की कोई बैठक हो रही है या लोकसभा की कोई बैठक हो रही है और वहां पर सवाल उठ रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस उठेंगे वो डिटरमिन किए जाएंगे बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर प्रेजेंट हैं और साथ ही वो वोट भी कर रहे हैं, उनके वोट की मेजॉरिटी से उन सवालों को डिटरमिन किया जाएगा। ऑल राइट। और वही चीज आर्टिकल 189 में स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में है, यानी कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन दोनों का जॉइंट सेशन हो रहा है, वहां पर सवाल उठ रहे हैं, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल इनका ना अपना अपना कोई बैठक हो रहा है, वहां पर सवाल उठ रहे हैं, तो जो भी सवाल उठेंगे उनको डिटरमिन किया जाएगा बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर प्रेजेंट हैं साथ ही जो वोट कर रहे हैं उनके वोट की मेजॉरिटी से डिटरमिन किया जाएगा उन सभी क्वेश्चंस को। ऑल राइट। फिर इसके बाद आर्टिकल 100 में ये चीज भी है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है या फिर राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है या फिर कोई भी जो इनकी तरह एक्ट कर रहा है, वो यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है इसमें ना इन द फर्स्ट इंस्टेंस पहली मर्तबा उसको वोट करने का राइट नहीं होता है, बट जो वोटिंग हुई है उसमें अगर टाई हो जाता है तो तब ये वोट कर सकता है। तो ये पूछा जाता है कि ये बात कहाँ कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल 100 में। और वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 189 में भी सेम ही चीज है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है या फिर चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का या कोई भी पर्सन इनकी तरह अगर एक्ट कर रहा है, वो यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है उसमें ना इन द फर्स्ट इंस्टेंस मतलब पहली मर्तबा वोट करने का राइट नहीं रखता है, बट अगर जो वोटिंग हुई है उसमें टाई हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का या चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का या कोई भी पर्सन इनकी तरह जो एक्ट कर रहा है वो कर सकता है, तब वोट टाई के सिचुएशन में वोट वो कर सकता है। ऑल राइट। अब यहाँ पर आर्टिकल 100 के क्लोज 2 में और आर्टिकल 189 के क्लोज 2 में मतलब जो बात है वो यही है कि जो भी ये पर्टिकुलर हाउसेज हैं इनके पास पावर होती है तब भी फंक्शन करने की जब कोई मेंबर इनका मिसिंग होता है, मतलब कोई मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन ही नहीं करेंगे, ये अपने काम वगैरह नहीं करेंगे। ऑल राइट, करेंगे तब भी अपने काम। और इसके साथ साथ ये चीज भी है कि इन हाउसेज में जो भी प्रोसीडिंग हुई है उस प्रोसीडिंग में अगर कोई ऐसा व्यक्ति पार्टिसिपेट कर लिया है जो इन हाउस का मेंबर ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोसीडिंग ना वैलिड मानी जाएगी। और यहां तक कि अगर जो व्यक्ति मेंबर नहीं था वो भी वोट कर दिया था तो उसके वोट को भी ना काउंट किया जाएगा। ऑल राइट। तो यही बात है यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल के क्लोज 2 में। अब यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल के क्लोज 3 में कोरम की बात की गई है, यानी कि चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इन सभी में अगर मीटिंग स्टार्ट करनी है तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए क्या? कोरम। कोरम का होना कंडीशन प्रेसिडेंट है। कोरम मतलब इन पर्टिकुलर हाउसेस के कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए जो फॉर्म करेंगे एक कोरम। अगर हम बात करें राज्यसभा या फिर लोकसभा की तो वहां पर जितने मेंबर्स होते हैं उनके टोटल मेंबर्स का 1/10 मेंबर कम से कम होने चाहिए फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोरम, तभी होगी मीटिंग शुरू। वहीं अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोरम में कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। ऑल राइट। वहीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके टोटल मेंबर का 1/10 मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के कोरम में मीटिंग को शुरू करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है कि राज्यसभा ने मीटिंग शुरू करनी है कोई या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मीटिंग शुरू करनी है बट कोरम ही नहीं है, तो तब राज्यसभा के चेयरमैन की और इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन की ड्यूटी होगी क्या कि या तो वो हाउस को कर दे एडजर्न या फिर तब तक के लिए मीटिंग को सस्पेंड कर दे जब तक कि कोरम नहीं आ जाता है, मतलब जो गणपूर्ति है वो पूरी नहीं हो जाती है। वहीं अगर जो मीटिंग है वो लोकसभा में हो रही है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रही है
और जो स्पीकर है लोकसभा का वो ये पाता है कि कोरम नहीं है, और इधर की साइड जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो ये पाता है कि कोरम नहीं है, तो तब उनकी ड्यूटी बनती है क्या कि वो या तो हाउस को एडजर्न कर दे या फिर जब तक कि कोरम नहीं आ जाता है तब तक मीटिंग को सस्पेंड कर दे। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपने मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए कोरम में, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। और कोरम की बात कहाँ की गई है, यूनियन में आर्टिकल 100 में और स्टेट में आर्टिकल 189 में। अब यहाँ पर आर्टिकल 101 से लेकर 104 तक यूनियन में दे रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में, और इधर स्टेट वाले पार्ट में आर्टिकल 190 से लेकर 193 तक डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आर्टिकल 101 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के हाउस के जो मेंबर होते हैं उनकी सीट कब खाली होगी। आर्टिकल 190 में बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस में जो मेंबर्स होते हैं उनकी सीट कब खाली होगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 101 में पहली चीज ये कही है इन्होंने कि कोई पर्सन पार्लियामेंट के दोनों हाउस का मेंबर नहीं होगा। पार्लियामेंट के लोकसभा का भी मेंबर है, राज्यसभा का भी मेंबर है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही पर्सन राज्यसभा का भी मेंबर है और लोकसभा का भी मेंबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो तब उस अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की उन दोनों में से किसी पर्टिकुलर हाउस में सीट खाली हो जाएगी, जैसा कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट ने बताया हुआ है। और यही चीज आर्टिकल 190 में है कि एक व्यक्ति स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों हाउस का मेंबर नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो कौन से हाउस में उसकी सीट खाली होगी, उस हाउस में उसकी सीट खाली होगी जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ के द्वारा बताया हुआ है। दूसरी बात, आर्टिकल 101 में ये कही गई है कि एक व्यक्ति पार्लियामेंट का भी और राज्यों में जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वहां का भी मेंबर नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों का मेंबर हो जाता है तो तब अगर वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में एज अ मेंबर सीट को खाली करने के लिए रेजिग्नेशन नहीं दे देता है तो इस परिस्थिति में वो व्यक्ति सिर्फ उस टाइम पीरियड तक पार्लियामेंट का मेंबर रहेगा जैसा कि प्रेसिडेंट ने बाय रूल्स स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद पार्लियामेंट में उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। वहीं आर्टिकल 190 का क्लोज 2 ये कहता है कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद, जैसा कि प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है रूल्स के थ्रू, उसकी सीट उन सभी स्टेट के लेजिस्लेचर में खाली हो जाएगी जहां पर वो मेंबर है। लेकिन अगर इस चीज के होने से पहले जो मेंबर बना है डिफरेंट स्टेट की लेजिस्लेचर में, वो उन सभी स्टेट लेजिस्लेचर में एक स्टेट लेजिस्लेचर को छोड़ के मेंबरशिप को रिजाइन कर देता है, तो तब सिर्फ उन्हीं स्टेट में उसकी मेंबरशिप की जो सीट है वो खाली होगी जहां पे उसने रिजाइन दिया है। जिस स्टेट की लेजिस्लेचर में उसने रिजाइन नहीं दिया है वहां पर उसकी सीट बनी रहेगी। ऑल राइट, अब यहाँ पर क्लोज 3 में ये चीज है कि लोकसभा या राज्यसभा का जो भी मेंबर है वो अगर आर्टिकल 102 के क्लोज 1 या क्लोज 2 में जो डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है उनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन से अगर वो सफर कर रहा है, या फिर लोकसभा का जो मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन राइटिंग में दे देता है स्पीकर को और स्पीकर के द्वारा उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, या फिर राज्यसभा का जो मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन राइटिंग में दे देता है चेयरमैन को और चेयरमैन के द्वारा उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इन दोनों में से कोई भी परिस्थिति अगर होती है तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर मेंबर का उस पर्टिकुलर हाउस से जो सीट है वो हो जाएगा खाली। और लगभग सेम ही चीज आर्टिकल 190 के क्लोज 3 में दे रखी है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का जो मेंबर है, विधान परिषद का या फिर विधानसभा का, वो अगर आर्टिकल 191 के क्लोज 1 में एंड क्लोज 2 में जो डिस्क्वालिफिकेशन बताई हैं उनमें से किसी से भी अगर सफर करता है तो तब, या फिर वो राइटिंग में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, विधान परिषद का मेंबर है, अपना रेजिग्नेशन देता है चेयरमैन को, विधान परिषद के चेयरमैन को, और चेयरमैन उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो तब, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन देता है स्पीकर को और स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का उस मेंबर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर्टिकुलर मेंबर का उस पर्टिकुलर हाउस में सीट हो जाएगा खाली।
अब यहाँ पर इधर भी और इधर भी दोनों परिस्थितियों में जो रेजिग्नेशन दिया जा रहा है ना मेंबर के द्वारा, वो रेजिग्नेशन अगर चेयरमैन को दिया जा रहा है तो चेयरमैन, और अगर स्पीकर को दिया जा रहा है तो स्पीकर उस रेजिग्नेशन के बारे में खुद को सेटिस्फाई करेगा कि भाई साहब वो रेजिग्नेशन उस पर्टिकुलर मेंबर ने वॉलंटरली दिया है, वो रेजिग्नेशन जेन्युइन है या नहीं। इसके संबंध में वो चाहे तो इंक्वायरी भी करा सकता है। और अगर उनको लग रहा है चेयरमैन को या फिर स्पीकर जो है उसको कि जो रेजिग्नेशन दिया गया है वो वॉलंटरी नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है, तो वो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर प्रोवाइजो में, दोनों प्रोवाइजो में लगभग सेम ही चीज है। और अगली चीज क्लोज 4 में ये है कि विदाउट द परमिशन ऑफ पर्टिकुलर हाउस, जिस भी पर्टिकुलर हाउस का कोई पर्टिकुलर पर्सन मेंबर है, अगर उस पर्टिकुलर हाउस में 60 दिन तक वो मेंबर एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट वहां पर बाय द हाउस डिक्लेयर कर दी जाएगी खाली। ऑल राइट, बस कॉन्सेप्ट यही है क्लोज 4 में। और ध्यान रखना कि 60 डेज वाली जो बात की गई है वो आर्टिकल 101 के क्लोज 4 में एंड आर्टिकल 190 के क्लोज 4 में की गई है, क्योंकि वो अलग से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशंस की वजह से सीट खाली हो रही थी, वो डिस्क्वालिफिकेशंस आखिर हैं क्या, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर पर्सन मेंबरशिप को एक्वायर नहीं कर सकता है। इधर की साइड पार्लियामेंट के हाउस की और इधर की साइड स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस की। और अगर मेंबरशिप उसने एक्वायर की हुई है, उसके बाद इनमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन के अधीन वो हो जाता है, तो तब एज पर आर्टिकल 101 क्लोज 3 एंड आर्टिकल 190 क्लोज 3 जिस भी पर्टिकुलर हाउस में वो मेंबर है वहां से उसकी सीट हो जाती है खाली। तो क्या है वो डिस्क्वालिफिकेशंस? इन दोनों आर्टिकल में जो डिस्क्वालिफिकेशंस बता रखी हैं उनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि दोनों एक साथ हो जाएं आपकी क्लियर। तो पहली तो यही है कि वो अगर करता है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड, या फिर वो होता है अनसाउंड माइंड का और बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट वो डिक्लेयर कर दिया जाता है अनसाउंड माइंड, या फिर वो होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या सिटीजन तो था बट उसने क्या कर लिया है, वॉलंटरली किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है। हमने पढ़ा है आर्टिकल 9 में कि अगर हम वॉलंटरली किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो हमारी इंडियन सिटीजनशिप हो जाती है खत्म। या फिर उसको बाय द पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या फिर 10th शेड्यूल के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से वो हो जाता है डिस्क्वालीफाई। 10th शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है और ये शेड्यूल आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। और ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन इन दोनों आर्टिकल के ना क्लोज 2 में दे रखी है, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही इन दोनों आर्टिकल में इंसर्ट किया गया था। अब यहाँ पर आर्टिकल 103 एंड आर्टिकल 192, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखो, हमने जो आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस की थी स्टार्टिंग वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर की साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्क्वालिफिकेशन बता रखी हैं इन दोनों आर्टिकल के क्लोज 1 में। और एंटी डिफेक्शन लॉ वाली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बता रखी है कहाँ, इन दोनों आर्टिकल के क्लोज 2 में। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 103 ये कहता है कि कोई पर्टिकुलर मेंबर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, लोकसभा का या राज्यसभा का, आर्टिकल 102 के क्लोज 1 में जो डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई हैं उनमें से किसी डिस्क्वालिफिकेशन के अधीन है या नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को रेफर किया जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ये चीज पूछी जाती है तो क्वेश्चन किसके पास रेफर किया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, ताकि जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करे उस क्वेश्चन को, और जो भी डिसीजन उस क्वेश्चन के संबंध में प्रेसिडेंट देगा वो होगा फाइनल। और डिसाइड करते टाइम जो प्रेसिडेंट है वो किसकी ओपिनियन ले सकता है, किसको कंसल्ट कर सकता है, किसको कंसल्ट कर सकता है ये भी पूछा जाता है। तो वो कंसल्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो भी ओपिनियन देगी इस संबंध में उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। तो ये बातें कह रखी हैं कहाँ, आर्टिकल 103 में। ये ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर चीजें अंडरलाइन की है ना मैंने, ये बातें आखिर कहाँ कही गई हैं, तो ये कही गई हैं आर्टिकल 103 में। वहीं जो आपका आर्टिकल 192 है, इसमें कह रखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर है, उसके संबंध में ये सवाल आता है कि वो आर्टिकल 191 के क्लोज 1 में जो डिस्क्वालिफिकेशन बताई हैं उनके अधीन है या नहीं, उनको वो सफर कर रहा है या नहीं, उनमें से किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के वो अधीन है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को रेफर किया जाएगा गवर्नर के पास कि गवर्नर क्या करे,
इस क्वेश्चन को डिटरमिन करे, ये चीज पूछी जाती है। और यहाँ पर गवर्नर जो भी इस क्वेश्चन को डिटरमिन करते हुए डिसीजन देगा वो होगा फाइनल। और क्वेश्चन को डिसाइड करते टाइम किसकी ओपिनियन ले सकता है गवर्नर, ये भी पूछा जाता है। तो गवर्नर ले सकता है ओपिनियन इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन जो ओपिनियन देगा उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर है वो एक्ट करेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर आर्टिकल 104 एंड आर्टिकल 193 ये बताते हैं ये चीज कि जैसे कि जब हम पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर बनते हैं तो हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं ना, आर्टिकल 99 के तहत। और अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का मेंबर बनते हैं तो तब हम आर्टिकल 188 के तहत शपथ लेते हैं। तो अगर हम बिना शपथ लिए सीटिंग में बैठते हैं, वोट करते हैं, तो हमारे ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी ये बता रखी है। तो हर एक दिन जिस दिन हम विदाउट टेकिंग ओथ और अफर्मेशन बैठक में बैठेंगे, जाके वोट करेंगे, तो हर एक दिन हमारे ऊपर 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ये कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं एंड इम्यूनिटीज होती हैं पार्लियामेंट की, वो कौन से आर्टिकल में दे रखी हैं, तो वो दे रखी हैं आर्टिकल 105 में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज कौन से आर्टिकल में दे रखी हैं, तो वो दे रखी हैं आर्टिकल 194 में। तो बेसिकली इन दोनों आर्टिकल में है क्या, यहाँ पर पार्लियामेंट में और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स होते हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिलता है कि वो पार्लियामेंट में इधर और इधर स्टेट लेजिस्लेचर में जो मन चाहे बोल सकते हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा कि कुछ भी बोलता रहता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहीं से तो मिल रहा है उन्हें, आर्टिकल 105 के क्लोज 1 से पार्लियामेंट में और आर्टिकल 194 के क्लोज 1 से स्टेट लेजिस्लेचर में। और ये जो राइट मिल रहा है ना इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये राइट जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है इंडियन सिटीजन्स का अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1A, उससे अलग होता है, क्योंकि ये राइट होता है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऑलराइट, और ये राइट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए ही ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट में इस्तेमाल करने की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा, पहला क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अधीन रहते हुए ही इनको अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल करना होगा। और इसके साथ साथ जो रूल्स एंड प्रोसीजर पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 118 बता रखे हैं उसके अधीन रहते हुए ही जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है वो भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अधीन रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं और उन रूल्स एंड प्रोसीजर के अधीन रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आर्टिकल 208 में स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। इसके अलावा दूसरा रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मिला हुआ है ना इन्हें, उसके ऊपर ये कि ये अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हुए इधर की साइड पार्लियामेंट में और इधर की साइड स्टेट लेजिस्लेचर में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में ये चीज करने से प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 121 में और स्टेट लेजिस्लेचर में ये चीज करने से प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 211 में। तो ये दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आर्टिकल आपने ध्यान रखने हैं। इसके बाद तीसरा रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये कि पार्लियामेंट में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग तक ही सीमित है, कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग चल रही है बस वहीं पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के बाहर अपने उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, मान लो जो एमएलए है, वो स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रोसीडिंग चल रही है वहीं पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल कर सकता है जो यहाँ पर मिली हुई है। बट स्टेट लेजिस्लेचर के बाहर वो उस फ्रीडम को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनके अधीन रहते हुए ही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है आर्टिकल 105 में क्लोज 1 में पार्लियामेंट में, आर्टिकल 194 में क्लोज 1 में स्टेट लेजिस्लेचर में, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलराइट, इसके बाद इन दोनों आर्टिकल में जो क्लोज 2 दिया गया है, क्लोज 2 इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाता है। ऐसे बोल देंगे कि ये वाली बात आर्टिकल 105 के कौन से क्लोज में कही गई है। क्लोज 2 जो दे रखा है यहाँ पर और इधर जो दे रखा है क्लोज 2, वो ये दोनों मतलब कहते ही हैं कि अगर यहाँ की बात करें तो पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो, और यहाँ की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर है वो, हाउस में उसने जो भी कुछ बोला या जिस भी संबंध में वोट वगैरह किया उस चीज के लिए ना वो कोर्ट में किसी प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि कोई भी पर्सन अगर क्या करता है, जो हाउस के मेंबर हैं उनकी अथॉरिटी के तहत हाउस की रिपोर्ट डिस्कशन वगैरह अगर पब्लिश करता है तो उसके लिए भी जो पर्टिकुलर पर्सन ये चीज पब्लिश किया है वो लायबल नहीं होगा। ऑलराइट, बट यहाँ पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 105 के क्लोज 2 में जो प्रिविलेज मिल रही है वो
आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। ये कहा गया था केशव सिंह के केस में, तो ध्यान रखना कि केशव सिंह का जो केस है वो आर्टिकल 105 के क्लोज 2 से रिलेटेड है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव का जो केस है वो आपने ध्यान रखना है। इस केस में कहा गया था कि ये जो चीज हमने पढ़ी ना, एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस चीज में ना पीवी नरसिम्हा राव के केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाने वाले ब्राइब को भी इंक्लूड माना गया था और इस संबंध में कोर्ट की प्रोसीडिंग से प्रोटेक्शन दिया गया था मेंबर को। ऑलराइट, इसके बाद आर्टिकल 105 के क्लोज 3 में एंड आर्टिकल 194 के क्लोज 3 में लेजिस्लेचर को ना प्रिविलेजेस को कॉडिफाई करने के लिए अथॉरिटी दे रखी है। और फिर इसके बाद जैसे कि आर्टिकल 105 में क्लोज 4 दिया गया है, वो सिंपली ये चीज कहता है कि जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बोलने का राइट होता है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, उनको भी आर्टिकल 105 के क्लोज 1, 2, 3 में जो प्रिविलेजेस दी गई हैं वो मिलेंगी। ऑलराइट, और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इस संबंध में ना आप जब भी आप आर्टिकल 105 का क्लोज 4 पढ़ते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, उसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 भी आप देख लिया करो। ऑलराइट, आर्टिकल 106 में पार्लियामेंट के मेंबर्स की सैलरीज एंड अलाउंसेस बताए गए हैं। आर्टिकल 195 में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की सैलरी एंड अलाउंसेस दिए गए हैं। इन दोनों आर्टिकल की बस हेडिंग ध्यान रखो। फिर अब आगे जो प्रोविजन आते हैं ये थोड़े हार्ड भी हैं और इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा है ये। तो सबसे पहले देखो, आर्टिकल 107 में पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस होता है उसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, कैसे होगा, कहाँ होगा, मतलब ये सब चीजें। और आर्टिकल 196 में स्टेट लेजिस्लेचर में जो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में जनरल प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल 107 जो है, सबसे पहली चीज ये कहता है कि मनी बिल को छोड़ दो क्योंकि उसको गवर्न करेगा आर्टिकल 109, और जो अदर फाइनेंशियल बिल होते हैं उनको छोड़ दो क्योंकि उनको गवर्न करेगा कौन, आर्टिकल 117। तो मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल को छोड़कर जो बाकी बिल हैं वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरह से यहां पर यह चीज है कि मनी बिल को गवर्न करेगा आर्टिकल 198, और जो अदर फाइनेंशियल बिल होते हैं उनको गवर्न करेगा आर्टिकल 207। तो मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल को छोड़कर बाकी जो बिल होते हैं वो स्टेट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ऑलराइट, फिर इसके बाद दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 108 में और आर्टिकल 109 में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए एक बिल तब तक पास हुआ माना नहीं जाएगा जब तक कि दोनों हाउस पार्लियामेंट के उसको पास नहीं कर देते। और इधर की साइड आर्टिकल 197 आर्टिकल 198 के अधीन रहते हुए एक बिल तब तक पास हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि लेजिस्लेचर के दोनों हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के दोनों उसको पास नहीं कर देते हैं, जहां पर वो भी तब जब उस पर्टिकुलर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तीसरी चीज ये है कि अगर कोई हाउस प्रोरोग कर दिया जाता है तो उसकी वजह से जो बिल पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होगा। चौथी बात यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल जो है वो लोकसभा ने पास नहीं किया है और इधर की साइड लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास नहीं किया है, वो पेंडिंग है कहाँ, राज्यसभा में, और इधर की साइड वो पेंडिंग है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो इस वजह से कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई है और इधर की साइड इस वजह से कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है, वो बिल लैप्स नहीं होगा। जो नई लोकसभा बनेगी, जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, उधर वो पास कर दिया जाएगा, वो देख लेगी उसको आके। फिर वहीं अगर ऐसा होता है कि जो बिल है वो लोकसभा में पेंडिंग है या फिर लोकसभा ने पास किया है और पेंडिंग है राज्यसभा में, इसी तरह से अगर जो बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है या फिर वो पास किया है लेजिस्लेटिव असेंबली ने और वो पेंडिंग में है कहां पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो भाई साहब वो बिल तो जब लोकसभा डिसॉल्व होगी इधर तो तब, और इधर जब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी तो उसके साथ साथ वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। ऑलराइट, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 108, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। यहां से ना सवाल ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया का
वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत। इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, उसको कौन बुलाता है? तो उसको बुलाता है प्रेसिडेंट, उसको सम्मन करता है प्रेसिडेंट। ऐसे पूछेंगे अगर कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। और अगर ऐसे पूछे कि किस तरह के बिल के संबंध में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, तो ऑर्डिनरी बिल के संबंध में जब दोनों हाउस डिफर होते हैं तब बुलाई जा सकती है ज्वाइंट सिटिंग। बट मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके संबंध में ज्वाइंट सिटिंग वगैरह नहीं होती है। ऑलराइट, तो चीज ये होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर हाउस ने पार्लियामेंट के कोई बिल पास किया है दूसरे हाउस में पास होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा ने पास किया है कोई ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में, अब राज्यसभा क्या कर देती है? उसको रिजेक्ट कर देती है, या फिर जो बिल में अमेंडमेंट होने हैं उनके संबंध में वो फाइनली डिसएग्री हो जाती है, या फिर जिस दिन बिल आया राज्यसभा में उस दिन से 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक राज्यसभा ने वो बिल पास नहीं किया है, तो इनमें से कोई भी अगर परिस्थिति होती है, इस चीज को हम कहते हैं क्या? कि डेडलॉक हो गया है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए ही बुलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग, ताकि ये दोनों हाउसेस मिलके बात कर लें और ये डेडलॉक हो जाए रिजॉल्व। और फिर जब मैटर रिजॉल्व हो जाता है तो तब उस ज्वाइंट सिटिंग में जो बिल है वो पास होता है उपस्थित और साथ ही वोट कर रहे मेंबर्स की सिंपल मेजॉरिटी से। अगली चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि अब तक केवल 3 बार हुई है ज्वाइंट सिटिंग। पहली बार ज्वाइंट सिटिंग हुई थी 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल के संबंध में, दूसरी ज्वाइंट सिटिंग हुई थी 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल के संबंध में, तीसरी ज्वाइंट सिटिंग हुई थी 2003 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के संबंध में। तो यहाँ पर 108 में हो गई आपकी ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, जो बुलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट, जिसको प्रिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। वहीं जो आपका आर्टिकल 197 है, यहाँ पर ना ऑर्डिनरी बिल के संबंध में लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर्स होती हैं उन पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बताए गए हैं। तो पहली चीज तो ये है कि कोई बिल जो कि मनी बिल नहीं है वो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में करती है ट्रांसमिट, और वो भी कब करेगी? जब उस पर्टिकुलर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। तो मान के चलो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो अब यहाँ पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को रिजेक्ट कर देती है, या फिर 3 महीने हो गए कुछ भी नहीं बताया, ना पास किया उसने बिल, ऐसी का ऐसी पड़ा है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया है? बिल पास किया है कुछ अमेंडमेंट्स करके जिनको ना लेजिस्लेटिव असेंबली एग्री नहीं कर रही है, तो अब क्या होगा? इनमें से कोई भी परिस्थिति अगर होती है तो अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या करेगी? फिर से भेजेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो अगर सेकंड टाइम भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बिल को या तो रिजेक्ट कर देती है, या फिर 1 महीना हो गया कोई जवाब ही नहीं दिया, ऐसी कैसी पड़ा है, पास ही नहीं किया उसने, या फिर उस बिल में कुछ अमेंडमेंट करती है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली को एग्री नहीं होते हैं, तो अब सेकंड टाइम में जब ये चीज हुई है तो अब ये माना जाएगा कि जो बिल है ना वो बाय दी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हो गया है पास। तो इस आर्टिकल में ना इंपॉर्टेंट चीज आखिर क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली बार तो 3 महीने तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में पड़ा रहा बिल, 3 महीने तक उसने डिले लगा दिया। दूसरे टाइम तक उसको डिले करने का राइट है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक का। तो इस तरह से टोटल मिला के 4 महीने तक ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल डिटेन करके रख सकती है। ये चीज आपकी पूछी जाती है, तो इसीलिए आपका आर्टिकल 197 इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अब यहाँ पर आर्टिकल 109 में यूनियन के मनी बिल के बारे में और आर्टिकल 198 में स्टेट के मनी बिल के बारे में स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 109 को जब पढ़ेंगे ना पूरा, तो आर्टिकल 198 भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आर्टिकल 109 में ना पहली चीज ये कही गई है कि जो मनी बिल होता है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। अब जैसे कि जो लोकसभा है
वो इंट्रोड्यूस करेगी मनी बिल। तो वो अब क्या करती है, राज्यसभा में भेजती है मनी बिल को रिकमेंडेशंस के लिए। जब राज्यसभा में आता है मनी बिल तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने क्या करना होता है, उस मनी बिल को जो भी रिकमेंडेशंस राज्यसभा को सही लग रही हैं उन रिकमेंडेशंस को देकर लोकसभा में वापस भेजना होता है। तो अगर 14 दिन हो जाते हैं और राज्यसभा भेजती नहीं है लोकसभा में, तो तब जो मनी बिल है 14 दिन के बाद माना जाएगा ये कि दोनों हाउस ने उसको कर दिया है पास। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि जो राज्यसभा है वो मनी बिल को ना ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक के लिए ही डिले कर सकती है। 14 दिन तक अगर रिटर्न नहीं करती है लोकसभा को तो दोनों हाउस के द्वारा मनी बिल पास किया गया मान लिया जाएगा। अगर जो राज्यसभा है वो विद इन दिस टाइम लिमिट कर देती है रिटर्न मनी बिल को लोकसभा में, बट कुछ रिकमेंडेशंस के साथ, तो लोकसभा को पूरी एक्सक्लूसिव पावर है कि वो राज्यसभा के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे। अगर एक्सेप्ट करती है तो जो मनी बिल है वो बोथ हाउस के द्वारा पास किया गया माना जाएगा विद द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय राज्यसभा एंड एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। अगर एक्सेप्ट नहीं करती है लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशंस तो तब मनी बिल बोथ हाउस के द्वारा पास किया गया माना जाएगा विदाउट एनी अमेंडमेंट रिकमेंडेड बाय द राज्यसभा। ऑलराइट, तो ये था आपका आर्टिकल 109। अब यहाँ पर आप आर्टिकल 198 पढ़ेंगे तो आपको वो अपने आप ही समझ आ जाएगा, क्योंकि लगभग सेम ही बात है। ध्यान बस यहाँ पर ये रखना कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इंट्रोड्यूस नहीं करती है मनी बिल को, इंट्रोड्यूस कौन करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑलराइट, इसके अलावा आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो सारे के सारे ना मनी बिल नहीं होते हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियल बिल ऐसा है जो कि मनी बिल नहीं है तो उसको जो राज्यसभा है वो उसी तरह से होल्ड करके रख सकती है जैसे कि ऑर्डिनरी बिल को होल्ड करने की पावर होती है राज्यसभा को। यानी कि जो राज्यसभा है वो फाइनेंशियल बिल को स्टॉप कर सकती है, बट अगर फाइनेंशियल बिल मनी बिल है तो वो उसको 14 दिन से ज्यादा के लिए स्टॉप करके नहीं रख सकती है। अब यहाँ पर आर्टिकल 110 में एंड आर्टिकल 199 में मनी बिल की डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले इन दोनों आर्टिकल के क्लोज 1 में कुछ मैटर्स बताए हैं जिनसे संबंधित जो बिल होगा वो होगा मनी बिल। तो ये सारे मैटर्स आपने ध्यान रखने हैं। फिर इसके बाद इन दोनों आर्टिकल के क्लोज 2 में कुछ मैटर्स बताए हैं ऐसे जिनसे संबंधित जो बिल है वो मनी बिल नहीं होगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इनको ना रीड कर लेना। फिर आगे जो इन दोनों आर्टिकल में क्लोज 3 दिए गए हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 110 के क्लोज 3 की, तो ये कहता है कि अगर सवाल आता है ये कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, और ये सवाल आ रहा है कहाँ पे, पार्लियामेंट में, इस सवाल को डिसाइड करने की अथॉरिटी है लोकसभा के स्पीकर के पास। जो भी डिसीजन देगा इस संबंध में लोकसभा का स्पीकर वो होगा फाइनल। यानी कि ये होता है स्पीकर लोकसभा का जो सर्टिफाई करता है मनी बिल को। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 199 के क्लोज 3 की, यहाँ पर भी सेम ही चीज है कि अगर सवाल आता है कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, तो यहाँ पर जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसका डिसीजन इस संबंध में होगा फाइनल। अब यहाँ पर आर्टिकल 110 का क्लोज 4 ये कहता है कि जो मनी बिल है जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति के लिए अंडर आर्टिकल 111, तो स्पीकर की ना ये ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है कि जो स्पीकर है वो मनी बिल पर ना एंडोर्समेंट डाल दे ये कि ये पर्टिकुलर बिल जो है ना ये मनी बिल है, ताकि जो मनी बिल है उसको जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट को रिकंसीडर करने के लिए रिटर्न ना करे। ऑलराइट, इसी तरह से आर्टिकल 199 के क्लोज 4 में ये चीज है कि जब मनी बिल गवर्नर के पास जाता है असेंट के लिए अंडर आर्टिकल 200, तो यहाँ पर जो स्पीकर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मनी बिल पर ना ये एंडोर्समेंट करे कि ये पर्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल है, ताकि जो गवर्नर है वो उस मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडर करने के लिए रिटर्न ना करे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों आर्टिकल की, तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की बिल के संबंध में असेंट की बात करता है। यानी कि जब पार्लियामेंट से कोई पर्टिकुलर बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास ना 3 राइट होते हैं। पहला ये, या तो वो उस बिल को अपनी असेंट दे दे,
या फिर वो उस बिल को असेंट के लिए विद होल्ड करके रख ले, या फिर अगर वो बिल मनी बिल नहीं है उसको वो पार्लियामेंट को रिटर्न कर दे रिकंसीडर करने के लिए। और अगर ये चीज की जाती है, रिकंसीडर करने के लिए पार्लियामेंट को बिल रिटर्न किया जाता है, तो उसके बाद अगर रिकंसिडरेशन कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा और फिर से आता है प्रेसिडेंट के पास बिल, तो फिर उस बिल को जो प्रेसिडेंट है उसने एसेंट देनी ही पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें गवर्नर की बिल के बारे में एसेंट की, जो दे रखी है आर्टिकल 200 में, तो यहाँ पर ये चीज है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किया जाता है वो जाता है किसके पास, गवर्नर के पास असेंट के लिए। अब जब असेंट के लिए आता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास ना 4 अल्टरनेटिव होते हैं। पहला ये कि या तो वो उस बिल को अपनी असेंट दे दे, या फिर वो उस बिल को विदहोल्ड करके रख ले, या फिर उस बिल को वो रिटर्न कर दे। अगर वो बिल मनी बिल नहीं है, उस बिल को वो रिटर्न कर दे किसे, स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडर करने के लिए कि ये बिल जो है आप इसको रिकंसिडर करो। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसिडर करने के बाद वापस भेजती है बिल को राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को उस बिल को असेंट देनी ही होती है। चौथा ऑप्शन होता है गवर्नर के पास ये कि जो गवर्नर है वो उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है और फिर भेज सकता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि जो प्रेसिडेंट है वो कंसीडर करे उस बिल को। तो ये चीज ना आपसे पूछी जाती है कि जो गवर्नर है उसको बिल रिजर्व करने की पावर कहाँ मिली है, तो ये पावर मिली है गवर्नर को आर्टिकल 200 में। तो अब जब बिल को रिजर्व कर लेता है कौन, गवर्नर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो बता रखा है आर्टिकल 201 में। तो गवर्नर अगर बिल को रिजर्व कर लेता है और उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजता है कंसीडर करने के लिए, तो उस बिल के संबंध में जो प्रेसिडेंट है वो इन तीनों में से कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अगर इन तीनों में से ये तीसरी वाली पावर प्रेसिडेंट उस बिल के संबंध में एक्सरसाइज करता है, तो जो बिल है वो रिकंसिडर करने के लिए भेजेगा किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिकंसिडर करने के बाद वापस प्रेसिडेंट को भेजती है बिल को, तो ये अब यहां पर प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं होगा कि वो उस बिल पर असेंट दे ही दे। तो ये अंतर है थोड़ा। तो यहां पर बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 111 हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। जब प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है एब्सोल्यूट वीटो, तो इसके तहत होता यह है कि जो बिल है ना वो समझ लो हो जाता है खत्म, वो कभी एक्ट नहीं बन पाता है। और एब्सोल्यूट वीटो हमारे प्रथम प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक्सरसाइज की थी पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल 1954 के संबंध में। दूसरा टाइप होता है वीटो का सस्पेंसिव वीटो, जिसके तहत जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को वापस भेजता है बिल रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर पार्लियामेंट दोबारा से आफ्टर रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट को वो बिल भेजती है, तो अब जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी होता है यहाँ पर कि वो उस बिल को क्या करे, अप्रूव करे ही करे। बट ये वाली बात ना उस बिल के संबंध में अप्लाई नहीं होती है जो गवर्नर के द्वारा रिजर्व करके प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो सस्पेंसिव वीटो है ये मनी बिल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। मनी बिल जो होता है वो रिकंसीडर करने के लिए प्रेसिडेंट नहीं भेज सकता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे टाइप की, तो तीसरा टाइप है प्रेसिडेंट की वीटो पावर का पॉकेट वीटो। अगर पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर लेता है तो इससे ना जो बिल है वो ना तो वो रिजेक्ट करता है ना ही वो रिटर्न करता है, बल्कि इनडेफिनिट पीरियड तक उसको अपने झोले में डाल के रख लेता है। और हमारे इंडिया में ना पॉकेट वीटो की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह ने एक्सरसाइज की थी इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 के संबंध में। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो जो भी हमने वीटो पावर के टाइप्स डिस्कस किए उनमें से ना पॉकेट वीटो को छोड़कर हमारे गवर्नर को भी कुछ वीटो पावर मिलती है, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो पावर मिलती है, सस्पेंसिव वीटो पावर मिलती है। बट सस्पेंसिव वीटो पावर गवर्नर को मनी बिल के संबंध में नहीं मिलती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पर आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक यूनियन बजट के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 202 से लेकर 207 तक स्टेट बजट के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन आपको ना पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 112 जिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है वो होती है यूनियन बजट, और आर्टिकल 202 जिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है वो होती है स्टेट बजट। तो यहाँ पर आर्टिकल 112 का सबसे पहला क्लोज क्या कहता है? सबसे पहला क्लोज ये कहता है कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी मतलब एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड आमदनी है कि यहाँ से हमें इतनी इतनी आमदनी होनी है वो, और जो भी एक्सपेंडिचर है जो खर्चा होगा उसके संबंध में स्टेटमेंट जिसको हम कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बिफोर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रखवाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन बजट के सबमिशन के संबंध में, बट बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 77 क्लोज 3 प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की गई है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है बजट को प्रिपेयर करने के लिए एंड बजट को प्रेजेंट करने के लिए थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। सिमिलरली जो आपका आर्टिकल 202 है ये कहता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेट के जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हैं, जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड आमदनी वगैरह हैं और जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह हैं एस्टिमेटेड जो खर्चे वगैरह होंगे उसके बारे में जो स्टेटमेंट होती हैं जिनको हम कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बिफोर द बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, वहां पर बिफोर द बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली जो गवर्नर है वो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखवाएगा। तो यहां पर गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 166 क्लोज 3 इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नर की डेलीगेट किया गया है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पर। यानी कि जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट के बजट को प्रिपेयर करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए थ्रू द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑलराइट, तो यहां पर ये दोनों जो मिनिस्टर हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये अपने ऑफिस को जब होल्ड करते हैं तो अपने ऑफिस की शपथ लेते हैं एंड सिक्रेसी की शपथ लेते हैं। तो इनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो बजट ये पेश करेंगे उसको पेश करने से पहले ना उसकी कोई भी बात बाहर ना आए। अगर बात बाहर आ जाती है तो ये इंडिविजुअली उस चीज के लिए लायबल होते हैं। अगली चीज ना आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए ये कि कब ऐसा हो सकता है कि जो लोकसभा है वो यूनियन बजट पास नहीं किया है, तो ऐसा तब हो सकता है जब लोकसभा में जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है एंड प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। अब इन दोनों आर्टिकल में जो क्लोज 2 दिए गए हैं, दोनों आर्टिकल के क्लोज 2 सेम ही है। आर्टिकल 112 का क्लोज 2 हम पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 202 का क्लोज 2 आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्लोज 2 में कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है यूनियन की, उसमें जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, जो मतलब एक्सपेक्टेड खर्चा है, वो सेपरेटली 2 चीजें शो करेगा। पहली तो वो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है कि ये पर्टिकुलर खर्चा जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होना है, तो उसका जो पर्टिकुलर सम है वो अलग स्पेसिफाई किया गया होगा, और वो सम जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगा, जो प्रपोज किया गया है कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा निकाला जाए इस चीज के लिए, लाइक कोई पर्टिकुलर स्कीम है, कोई पॉलिसी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके संबंध में ये चीज प्रपोज की गई है कि इसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज किया जाएगा किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और जो अलग खर्चा होना है ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर वो भी आपका यहाँ पर होगा मेंशन। अब यहाँ पर आर्टिकल 112 का क्लोज 3 ये बताता है कि ये चीजें जो यहाँ पर मेंशन है इनके लिए जो भी खर्चा है ना वो कहाँ से आएगा, वो आएगा
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि जो भी सैलरीज एंड अलाउंसेज होते हैं ना प्रेसिडेंट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, कैग के, राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के, लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के, और जो भी मतलब हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन वगैरह होती हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देयर ऑन, या फिर कोई सम है जो रिक्वायर किया गया है टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री, अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या कोई भी अदर एक्सपेंडिचर जो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर किया गया है कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगा, तो भाई उसका खर्चा ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकाला जाएगा। वहीं आर्टिकल 202 का क्लोज 3 ये बताता है कि ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से ली जाएंगी। इनका खर्चा होगा कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, यानी कि जो भी गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इनकी जो भी सैलरी एंड अलाउंसेज होती हैं इनको दी जाती है कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट का डेट होता है, साथ में उसका इंटरेस्ट वगैरह हो गया, और कोई भी अगर सम रिक्वायर्ड है टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंडिचर जिसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से चार्ज किया जाना बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, तो वो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से होगा चार्ज। अब यहाँ पर हम यूनियन बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है कि आर.के. शंमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जो स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट पेश किए थे। अगली चीज ये ध्यान रखनी है आपने कि इंदिरा गांधी यूनियन बजट को पेश करने वाली पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर थी, बट ये फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, जो कि अब निर्मला सीतारमन है। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूनियन बजट को पेश करने वाली पहली विमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमन। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगली चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि 1999 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, इन्होंने बजट को पेश करने का टाइम 5 PM से चेंज करके 11 AM कर दिया था। इसके बाद मोरारजी देसाई के बारे में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि ये ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किए, टोटल 10 बजट पेश किए। मोरारजी देसाई 10 ऐसा करके याद कर सकते हैं। 10 में से इन्होंने 8 एनुअल बजट और 2 इंटरिम बजट पेश किए थे। इसके अलावा आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले ऐसा होता था 2016 से पहले कि जो बजट है वो फरवरी के आखिरी वर्किंग डेज में पेश किया जाता था, बट अब ये चीज हो गई है कि जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो जो बजट होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो फाइनेंशियल ईयर भी आपने ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर इनके कार्यकाल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जैसे कि जो यूनियन बजट है एंड रेलवे बजट, इनको मर्ज कर दिया गया था और इनको एक साथ पेश करना शुरू कर दिया गया था। जीएसटी इनके टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन भी इनके टाइम पर आया था। तो डिमोनेटाइजेशन के संबंध में ना रिसेंटली एक केस आया है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का। इस केस में 4:1 की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का जो डिसीजन था ना डिमोनेटाइज करने का, 500 रुपए एंड 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज करने का जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, वैलिड बताया। जैसे कि ये जजमेंट जो है 5 जजेस की बेंच ने दिया, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया। तो इनमें से एक जस्टिस BV नागरत्ना, इन्होंने डिसेंडिंग जजमेंट दिया है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और 5 जजेस के आपने नाम ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि किसका डिसेंडिंग जजमेंट था। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, रिसेंट का है, पूछा जा सकता है। अगली चीज आपने ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। ये पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं और सबसे पहली बार जब इन्होंने 2019 में बजट को प्रेजेंट किया था तो इन्होंने ना, जैसे कि बजट ब्रीफ केस लाया जाता था उससे प्रेजेंट होता था बजट, इस प्रथा को रिप्लेस कर दिया और इन्होंने इसकी जगह पर लाया बही खाता। फिर इसके बाद 2021 में डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए निर्मला सीतारमन ने टैबलेट से यूनियन बजट को पेश किया। तो इस तरह से पहली बार 2021 में पेपरलेस यूनियन बजट पेश हुआ। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने यूनियन बजट के बारे में ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पर आर्टिकल 113 ये कहता है कि जितना एस्टिमेट संबंधित होता है उस एक्सपेंडिचर से जो चार्ज होना होता है अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके संबंध में पार्लियामेंट में वोट नहीं होगा। हालांकि राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उस पर डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग नहीं होगी। उस एक्सपेंडिचर के अलावा जो अदर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जो इंक्लूड किया गया है बजट में, जिसके लिए बोल रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा दे दो, उसके लिए भी तो भाई तब ये चीज़ होगी कि उस चीज़ के संबंध में लोकसभा में होंगे वोट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। और अब लोकसभा के ऊपर है ये चीज़ कि या तो उस चीज़ को वो अनुमति दे दे या फिर जो डिमांड की गई है उसको असेंट देने से रिफ्यूज़ कर दे, या फिर उसमें जो अमाउंट मेंशन है उसको थोड़ा रिड्यूस करके उसके संबंध में कट मोशन करके उसको परमिट कर दे। तो यहाँ पर ग्रांट के लिए जो डिमांड के संबंध में वोटिंग होती है उसमें ना लोकसभा का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है, इसलिए राज्यसभा में इस चीज़ के लिए वोटिंग नहीं होती है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और कोई भी ग्रांट के लिए डिमांड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा में नहीं की जाएगी। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 113। अब यहाँ पर आप आर्टिकल 203 पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, सिमिलर ही है। अब यहाँ पर ग्रांट्स के लिए जो डिमांड के संबंध में वोटिंग हुई थी वो जब हो जाती है कंप्लीट, तो यहाँ पर आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए, एक्सपेंडिचर इनकर करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को अथॉरिटी देने के लिए अंडर आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से पैसा निकालने की, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देने के लिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होता है अंडर आर्टिकल 204 एप्रोप्रिएशन बिल। तो बेसिकली जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है वो इधर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और इधर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से पैसा निकालने की अनुमति देता है, अथॉरिटी देता है। बिना इसके इधर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और इधर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है और बाकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 115 यूनियन के संबंध में एंड आर्टिकल 205 स्टेट के संबंध में सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट के बारे में बात करते हैं। तो इनका बस हेडिंग ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल 116 वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में बात करता है। हेडिंग ध्यान रखो, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वोट्स ऑन अकाउंट डिस्कस करेंगे। वोट्स ऑन अकाउंट बेसिकली जो होता है ना आपका, इसका मतलब होता है ये कि जो एप्रोप्रिएशन बिल हमने आर्टिकल 114 में डिस्कस किया था, अगर वो पास नहीं हुआ है और यूनियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो जो वोट्स ऑन अकाउंट है वो यूनियन गवर्नमेंट को परमिट करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉर स्पेसिफाइड पीरियड पैसा निकालने के लिए। यानी कि जब बजट पेंडिंग में है तब चाहिए पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो तब हम क्या करेंगे, हम वोट ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो, बाकी ऐसा नहीं पूछा जाता है। फिर इसके बाद आर्टिकल 117 यूनियन के फाइनेंशियल बिल के बारे में स्पेशल प्रोविजन बताता है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये आर्टिकल। इसी तरह से स्टेट के फाइनेंशियल बिल के बारे में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं आर्टिकल 207 में। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 117 पढ़ेंगे, आपको 207 वाला जो आर्टिकल है ये अपने आप समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 117 बस यही कहता है कि हमने जो आर्टिकल 110 के क्लोज 1 में सब क्लोज ए से लेकर एफ तक मनी बिल के संबंध में मैटर्स डिस्कस किए थे, ये मैटर्स अगर किसी बिल में होंगे तो वो बिल होगा क्या, मनी बिल। तो उन मैटर्स के संबंध में अगर कोई बिल है या उनमें संशोधन करने के संबंध में कोई प्रावधान लाया जाना है, तो ये चीज ना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ना ले लिया गया हो। और जो बिल इन मैटर्स को अमेंड करने के लिए, प्रोविजन लाने के लिए लाया जा रहा है, वो आपका इंट्रोड्यूस नहीं होगा राज्यसभा में। प्रेसिडेंट की ये रिकमेंडेशन रिक्वायर नहीं होंगी उस अमेंडमेंट को मूव करने के लिए जो किसी टैक्स को रिड्यूस करने
या एबॉलिश करने से संबंधित है। और साथ ही कोई भी बिल या कोई भी अमेंडमेंट जो फाइन, फीस, टैक्सेस इम्पोज करने से संबंधित प्रोविजंस को इंक्लूड करता है। और जो मैटर्स आर्टिकल 110 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए से लेकर एफ में हमने पढ़े थे उनसे संबंधित नहीं होता है, तो उसको मूव करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं किया गया है। अगर कोई ऐसा बिल है जो अगर इनेक्ट किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है तो उससे क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना पड़ेगा। तो भाई इस तरह का जो बिल है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक कि उस बिल को कंसीडर करने के लिए जिस भी पर्टिकुलर हाउस में वो पास हुआ है प्रेसिडेंट ने रिकमेंड ना किया हो। तो वहां पर भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 117। अब यहाँ पर आप आर्टिकल 207 पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा क्योंकि लगभग सेम ही है। अब यहाँ पर आर्टिकल 118 में पार्लियामेंट के जो हाउसेस वगैरह होते हैं उनको अपना अपना रूल्स ऑफ कोड बनाने का राइट दिया गया है। इसी तरीके से जो स्टेट के हाउस होते हैं उनको यहाँ पर आर्टिकल 208 में अपने अपने रूल्स ऑफ कोड बनाने का राइट मिला हुआ है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है ना कि पार्लियामेंट बाय रूल्स प्रेस्क्राइब कर सकती है या पार्लियामेंट ने बाय रूल प्रेस्क्राइब किया है, तो वो आर्टिकल 118 के तहत ही तो प्रेस्क्राइब करती है रूल्स बना के। ऑलराइट, इसके बाद आर्टिकल 119 एंड 209 इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आर्टिकल 120 में बताया गया है कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, या तो हिंदी या इंग्लिश। बाकी डेप्थ में पढ़ लेना, ऐसे कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाता है। आर्टिकल 210 में बेसिकली ये कह रखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में वो लैंग्वेज यूज होगी जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहां पर उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो उस अकॉर्डिंग स्टेट की पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर की लैंग्वेज होगी। फिर इसके बाद आर्टिकल 121 में पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को डिस्कस करने से रोक लगाई गई है। इसी तरीके से ये रोक लगाई गई है कहां पर, स्टेट लेजिस्लेचर में, अंडर आर्टिकल 211। आर्टिकल 122 में ये चीज है कि जो कोर्ट है वो इंक्वायर नहीं कर सकती है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स। इसी तरीके से 212 के तहत कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स। तो यहां पर आपके गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव ऑर्गन से संबंधित जो प्रोविजन थे वो होते हैं कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर आपको इस सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट चाहिए तो उसको परचेस करने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कॉन्स्टिट्यूशन की सारी वीडियो अगर आपको चाहिए तो सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अगली वीडियो में।